हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। थोड़ा सा लेट है बट ठीक है। गर्मी बहुत बढ़ चुकी है, नेटवर्क इश्यूज़ है, लाइट इश्यूज़ है, बट वी हैव टू मैनेज एंड वी विल मैनेज, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इस फ्रंट लाइन न्यूज़ से। खैर इसका कोई अभी फ़िलहाल प्रीलिम्स में तो कोई क्वेश्चन नहीं है, मेंस के पर्सपेक्टिव से येस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम चाहबार पोर्ट की बात कर रहे थे, इतने दिनों से चर्चा में था। इंडिया और ईरान का लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन हुआ था, लेकिन थोड़ी नहीं बहुत बड़ी दुख की खबर है। जो ईरान के प्रेसिडेंट है रईसी, वो मिसिंग थे। अब ये डिक्लेयर हो गया है कि उनकी डेथ हो चुकी है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो लोकसभा चुनाव का 5th फेज चल रहा है, जगह जगह वोटिंग हो रहा है, पोलिंग हो रहा है, ठीक है। कुछ इश्यूज भी आ रहे हैं, ईवीएम को मल्टीपल यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि एटा की कंस्टिट्यूंसी में देखने को मिला उत्तर प्रदेश में। तो खैर ये सारे इश्यूज थे फ्रंट लाइन पे। आगे बढ़ते हैं। एक आर्टिकल है आपका, अ माइनर गर्ल विक्टिम सपोर्ट स्कीम डेट लॉसेस इट्स वे, यानी कि सीधी सीधी ये आर्टिकल एक स्कीम की बात कर रहा है। वो स्कीम जो मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा स्टार्ट हुई थी। और ये एक ऐसी स्कीम थी जो पॉस्को में आपकी अंदर आती है, ठीक है। तो जो पॉक्सो है उस एक्ट के अंदर इस स्कीम को शुरुआत की गई थी। इस स्कीम का मेन मकसद ये था कि जो माइनर लड़की, जो एडोलसेंट 18 साल से नीचे की जो भी लड़की है जो माँ बन जाती है, ठीक है, वो एक माँ बनने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। सेक्सुअल असॉल्ट की बात ज़्यादा है उसमें, ठीक है। तो इस तरीके की जो गर्ल चाइल्ड विक्टिम है उनको प्रोटेक्ट करना है, उनके लिए उनको सपोर्ट करना है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी और आफ्टर द प्रेगनेंसी। तो ये एक स्कीम थी। खैर मैं इसको डिटेल में भी बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में। बट इस पूरा ये आर्टिकल ये बात कर रहा है कि जो स्कीम जिस मंशा से स्टार्ट की गई थी उसमें स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ इश्यूज थे, कुछ क्लैरिटी नहीं थी। बट अभी वो जैसे जैसे एक्सपेंड होता जा रहा है, उसकी जो ओरिजिनलिटी है, जो उसके अंदर कमिटमेंट्स होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व को खोता जा रहा है। तो ये उस बारे में एक एनजीओ है। ये एनजीओ आपका, इस एनजीओ का नाम क्या है? इस एनजीओ का नाम है टुलिर सेंटर फॉर द प्रिवेंशन एंड हीलिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। ये चेन्नई बेस्ड एनजीओ है। इस एनजीओ ने इस स्कीम के बारे में चर्चा की है, ठीक है। तो ये जो पहला पैराग्राफ है ये यही कहता है कि नवंबर 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने नोटिफाई किया था ये स्कीम, जिसका नाम था स्कीम फॉर केयर एंड सपोर्ट टू विक्टिम्स अंडर सेक्शन 4 and 6 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। जो पॉक्सो एक्ट 2012 है उसके अंडर जो सेक्शन 4 और 6 है उसके तहत एक स्कीम को लॉन्च करती है मंत्रालय 2023 में। इसका मकसद क्या था? एक रूफ के अंदर एक ऐसा सेंटर होगा जो कॉमन होगा। उस सेंटर के अंदर ये सभी लड़कियां जो विक्टिम हो चुकी हैं सेक्सुअल अब्यूज़ की वजह से, उन सभी को लाया जाएगा, अंडर रूफ रखा जाएगा और जितने भी सपोर्ट है वो सारा सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है, अंडर वन रूफ एंड फैसिलिटेट इमीडिएट इमरजेंसी एंड नॉन इमरजेंसी एक्सेस टू सर्विस फॉर लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन फॉर रीजन बेस्ट नोन टू द मिनिस्ट्री ऑफ दो द नेम ऑफ द स्कीम डज नॉट रिफ्लेक्ट द इंटेंट। ये कह रही है एनजीओ, ये जो विद्या रेड्डी जी हैं या सनुथी सुरेश जिन्होंने काम किया है, बहुत क्लोज रही है इस एनजीओ में, इनका ये मानना है कि जो स्कीम में जो एम रखा गया था वो एम कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, पूर्ण नहीं कर पा रहा है। 2024 चल रहा है, ठीक है। तो ये आगे बढ़ने से पहले इस आर्टिकल से हम थोड़ा सा जो है आपकी ये स्कीम जो है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो स्कीम है, ये स्कीम बेसिकली क्या कहता है कि टू रेगुलेट असिस्टेंस एंड रिहेबिलिटेशन मैकेनिज्म फॉर गर्ल्स बिटवीन द एजेस। जो 13 से 18 साल की उम्र की लड़कियां हैं जो प्रेग्नेंट हो जाती है रेप के चलते, जो सेक्सुअल असॉल्ट होता है, जब रेप की वजह से वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो भाई उनका तो पूरी लाइफ बर्बाद। तो उनको सरकार जो है, मिनिस्ट्री जो है, वो इस पॉक्सो एक्ट के तहत अंडर में रखकर उन्हें सपोर्ट करती है। ये स्कीम कहता है कि केयर और सपोर्ट मिलेगा टू द विक्टिम्स अंडर दिस पॉक्सो एक्ट विल बी कैरिड आउट अंडर द निर्भया फंड। जो निर्भया फंड है वो यूज़ किया जाएगा। द मिनिस्ट्री इन इट्स कम्युनिकेशन टू द स्टेट्स said that the scheme will address the challenges faced by the minor pregnant girl and fill the gaps of existing schemes for implementation by the state government। ठीक है जी, स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से उनको प्रमोट किया जाएगा, उन्हें सपोर्ट किया जाएगा चाइल्ड विक्टिम को। एनी गर्ल चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 हु इज़ अ विक्टिम ऑफ
प्री पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 6 of this POCSO Act section 376 AE of Indian Penal Code and become pregnant as a result will be covered under this scheme. ठीक है जी. It will not be mandatory for the victim to have a copy of the FIR. ये भी दे दिया गया. अब यहाँ पे याद रखिएगा, ये एज जो 18 साल की कह रहे हैं, बिलो द एज ऑफ 18, तो एज को स्पेसिफिक नहीं किया. ये उस आर्टिकल में किसकी निंदा की गई है स्कीम की. इन्हें एक्सेस ये कर पाएंगी बच्चियाँ टू एजुकेशन, पुलिस असिस्टेंस, मेडिकल हेल्प, मेंटल हेल्थ या फिर साइकोलॉजिकल हेल्प हो गया, काउंसलिंग हो गया, लीगल सपोर्ट हो गया एंड सो ऑन. ठीक है. ये जो इस स्कीम के अंदर जो बच्चे हैं इन्हें एक स्पेस में रखा जाएगा विद इन द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस. ये CCI एज अ सेपरेट स्पेस होगा जहाँ पे ये बच्चियाँ रह सकती हैं. और आफ्टर केयर सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड टू डेम टिल दे रीच द एज ऑफ 23 ईयर्स. ये याद रखिए, 23 साल तक की उम्र तक उनको सपोर्ट किया जाएगा. हो सकता है प्रीलिम्स में ये स्कीम के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, माइट बी पॉसिबल. ठीक है. मेंस में ये सोशल इश्यूज को कवर करता है. ठीक है. पेपर 1 को आपका ये कवर कर रहा है. Reproductive health care services such as antenatal, postnatal care including institutional delivery, nutrition of minor girls during pregnancy and after delivery will be provided. जितनी भी बेनिफिट्स हैं ये सारी योजना इनको भी मिलेगा, जैसे कि जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना. ये सारी स्कीम्स के बेनिफिट्स इन सभी बच्चों को मिलेंगे जो इस स्कीम के तहत आते हैं. ठीक है. अब इन केस ऑफ अ गर्ल चाइल्ड विक्टिम डज नॉट वांट टू कंटिन्यू हर प्रेगनेंसी, अगर कंटिन्यू नहीं करना है तो दे आर हैविंग द ऑप्शन कि वो अपना टर्मिनेट भी कर सकते हैं अंडर दिस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1961 एंड JJ एक्ट 2015. ठीक है. माइनर प्रेग्नेंट गर्ल चाइल्ड को पैसे भी मिलेंगे, हर महीने 4,000 रुपये मिलेंगे अंडर दी मिशन वत्सले till she reaches 23 years of age. A support person to will be provided to the child. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें थी इस पूरे स्कीम के बारे में. अब आर्टिकल्स में क्या क्या की टेक अवेज हैं वो मैंने नोट डाउन किया है. सबसे पहले ये ड्रॉबैक है स्कीम का कि ये दिस इज़ रिएक्टिव नॉट प्रिवेंटिव. ये रिएक्ट किया जा रहा है, प्रिवेंट दिस इज़ रिएक्टिव मतलब कि आप रिएक्ट कर रहे हो लेकिन जड़ समेत उसको कैसे ख़त्म करोगे. तो ये उम्मीद की जा रही है, ये NGO ये चाहता है कि भाई जो यूथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं एडोलसेंट विक्टिम कैसे होते हैं, उस एडोलसेंट एज में बच्चा भी सेक्सुअल जो फीलिंग्स है वो उसके अंदर पनप रही होती है, तो क्यों नहीं उस यूथ को एक सेक्सुअल इन्फॉर्मेशन दिया जाए. ठीक है. यहाँ पर मैंने लिखा भी है, ये जो आपकी सेक्सुअल इन्फॉर्मेशन है इस पूरे आर्टिकल में यहाँ पर जिक्र है, मैं दिखाती हूँ आपको. SRH सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को बताना ज़रूरी है, प्रेगनेंसी का बताना, क्योंकि कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी कुछ ऐसे भी केसेस आते हैं जो शादी के बाद चाइल्ड मैरिज हुई है, उनके साथ ज़बरदस्ती हुई है और वो विक्टिम बन गए. तो ये बताना ज़रूरी है कि वो उस फीलिंग्स को किस तरीके से रोके, क्योंकि उनकी हेल्थ के लिए भी वो और डिट्रॉइट का काम करेगा. तो ये जो सेक्सुअल हेल्थ इंफॉर्मेशन है ये देना चाहिए, जो कि नहीं था इस स्कीम में. ठीक है. क्लैरिटी ओवर द एज, स्पेसिफिक एज होनी चाहिए. एडोलसेंट की एज होती है 13 साल से लेकर 17 साल तक, तो ये इस स्कीम में कहता है बिलो द 18, लेकिन यहाँ पे इस एज को स्पेसिफिक करते हुए प्रिवेंटिव मेजर्स और इसमें ऐड करने चाहिए. नो क्लैरिटी अबाउट द बेनिफिट्स इन द केस ऑफ मिसकैरेज और टर्मिनेशन अंडर द MTP एक्ट. अगर विमेन मिसकैरेज हो जाए, क्योंकि पूरी स्कीम में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये था कि पूरी स्कीम्स में सारे बेनिफिट्स बताए गए हैं, प्रेगनेंसी के बताए गए हैं, लेकिन अगर वो प्रेगनेंसी ख़राब हो जाए, मिसकैरेज हो जाए, बच्चा गिर जाए, मर जाए, या फिर वो इंटेंशनली बच्ची जो है वो टर्मिनेट करती है उस प्रेगनेंसी को, तो भाई उस केस में उनको क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे, ये क्लैरिटी नहीं है. ठीक है. बेटर सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, अगर मान लीजिए उनके सर्कमस्टांसेस 23 साल की उम्र तक आने से या उससे पहले ही उनके सर्कमस्टांसेस अच्छे हो गए, तो क्या उन्हें मॉनिटरी बेनिफिट नहीं मिलेगा 4,000 रुपये जो मंथली मिलता है? क्या बाकी जो बेनिफिट सपोर्ट है क्या वो नहीं मिलेगा? सो दीज आर द थिंग्स विच आर नॉट क्लियर्ड इन द स्कीम. दिस इज़ अ मेन, दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द स्कीम. ये इस NGO ने उजागर किया है. ठीक है. चलिए, नेक्स्ट आर्टिकल है जर्नलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, यानी कि
पी, ठीक है। देखो क्या है इसका कुल निचोड़ में बताऊं, जीएसपी क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी आपकी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो सभी डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अच्छा चल रहा है, बेटर हो रहा है, उस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए डेवलप्ड कंट्रीज़ विल सपोर्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ विल सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है। तो ये डेवलपिंग कंट्री में डेवलपिंग कंट्री में ये क्या करेगा, टैरिफ को लो कर देगा, ठीक है। ध्यान से समझे, ये जो जीएसपी है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, इसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ये क्या करेगी, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को प्रमोट करती है, एक तरीके से सपोर्ट करती है थ्रू पुटिंग और कीपिंग लो टैरिफ्स ओवर द प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये तब करेंगे जब डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर रही हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है, लोअर टैरिफ क्या होता है, टैक्स ऑन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखा है जीएसपी रेफर्स टू एन अप्रोच डेट हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय नियरली ऑल डेवलप्ड कंट्रीज फॉर रफली द लास्ट हाफ सेंचुरी टू ऑफर इंसेंटिव्स फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन डेवलपिंग कंट्रीज थ्रू लोअर टैरिफ, ठीक है। तो जितने रिफॉर्म्स, जब इन्हें लगता है कि जितनी डेवलपिंग कंट्रीज़ है जहाँ पे पोटेंशियल है, दे आर डूइंग वेरी वेल ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म या डेवलपमेंट वर्क, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ उनको सपोर्ट करती है। सो विद दिस दे आर इन्वाइटिंग दीज कंट्रीज इन देयर होम कंट्रीज, ठीक है, टू स्पेंड टू यू नो एक्सपेंड ऑफ द मार्केट बट विदाउट डैमेज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जैसे अमेरिका इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अमेरिका ये कभी नहीं करेगा कि इन्हें सपोर्ट करते हुए वो अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को लॉस करे, ठीक है। अभी ये यूएसए में 2020 में ये जो प्रोग्राम है, जो यूएसए का प्रोग्राम है जीएसपी प्रोग्राम, वो ख़त्म हो चुका है। और जो इंडिया है, इंडिया ने पिछले कई सालों में बाकी देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके अंदर आपकी कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड किंगडम भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, यूरोपियन यूनियन है, लेकिन इसमें यूएई भी है, लेकिन इसमें अमेरिका शामिल नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऑन ऑफ चल रहा है। अमेरिका के साथ अगर थोड़ा बहुत हमें अगर जो फ़ायदा हुआ है वो जीएसपी से हुआ है। इंडिया चाह रहा है कि ये दोबारा से लागू हो, जिससे कि इंडिया को बेनिफिट मिल सके, क्योंकि इंडिया और यूएस का अगर हम ट्रेड की बात करें तो $200 बिलियन प्रेजेंट में रहा है, जो सबसे हाईएस्ट लेवल है। इसीलिए ये पूरे आर्टिकल में ये बात चल रही है कि भाई अगर ये जीएसपी लागू हो जाता है, दिस इज़ द ओनली वे, नॉट ओनली बट दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे फॉर इंडिया टू एंटर इनटू द अमेरिकन मार्केट विद दिस लो टैरिफ, ठीक है। ये पूरे आर्टिकल में बात थी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, लंबी स्टेटमेंट्स प्रीलिम्स में पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बात हो रही है, हाल ही में क्या है, कुछ 3 बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के हेड मिले हैं, उन्होंने बात की है कि जितना भी मनी लॉन्ड्रिंग है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अगर टेररिज्म फैल रहा है तो फैल कैसे रहा है, टेररिज्म के लिए क्या चाहिए, हथियार है ना, वेपन्स चाहिए। वेपन्स कहाँ से आएंगे, कहाँ से खरीदे जाएंगे, जब पैसा होगा। ये मनी कहाँ से आ रहा है, डेट हैज़ टू बी स्टॉप। ये मनी आ रहा है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से इलिसिट प्रॉफिट हो रहा है ना, गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाया जा रहा है। ये पैसा कहाँ जाता है, ये पैसा जाता है आपके टेररिस्ट एक्टिविटी को बढ़ावा देता है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हेड है, ये प्रीलिम्स पूछ चुका है इस पे, FATF पे, जो FATF के हेड है UNODC क्या है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के, इवन ये दोनों नहीं, तीसरा एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है। ये 33rd इसकी मीटिंग हुई थी, वीना में हुई थी, कुछ दिनों पहले हुई थी। अभी हाल ही में ये फिर से मिलने वाले हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन आपस में बात करना चाहते हैं, FATF और UNODC, जो अभी रिसेंटली मिल चुके हैं, ऐसा नहीं है,
मतलब आगे कंटिन्यू करेंगे बातचीत। ये लोग मिल चुके हैं, ये मीटिंग हो चुकी है, ये लोगों ने ये डिस्कस किया है कि अगर हमें ग्लोबली इस टेररिज्म को रोकना है तो हमें फाइनेंशियली स्टेबिलिटी लानी होगी, हमें इस इलिसिट प्रॉफिट को जो कि क्राइम है, जो इलीगल तरीके से कमा रहे हैं, उसको रोकना पड़ेगा। उसके लिए चाहिए फाइनेंशियल इंटीग्रेशन अमंग द मेंबर्स, तभी तो वो जब शेयर होगी इन्फॉर्मेशन तभी उसको कंट्रोल किया जाएगा। ये पूरा आर्टिकल यही बता रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन आपसे 3 ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पूछ सकता है। पहला है FATF, दूसरा है आपका UNODC, तीसरा आपका क्राइम वाला है, वो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 पे आपका पूछ सकता है। तो FATF पे UPSC ऑलरेडी पूछ चुका है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो ये 1989 में इस्टेब्लिश हुआ ड्यूरिंग दिस G7 समिट, ठीक है। इट्स मैंडेट एक्सपेंडेड टू इंक्लूड टेररिज्म फिनांसिंग। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस में, और ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को रोकता है। भारत इसका मेंबर बना था 2010 में। इसके अंदर 39 कंट्रीज़ हैं, US भी है, इंडिया भी है, चाइना भी है, जर्मनी, फ्रांस, EU एंड सच, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ना 2 लिस्ट आती हैं, एक आती है आपकी ब्लैक लिस्ट, दूसरी आती है ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट वो कंट्रीज हैं जो सपोर्ट नहीं करती, नॉन कोऑपरेटिव है। दीज कंट्री सपोर्ट टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़, जिसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती है? नॉर्थ कोरिया, ईरान, म्यांमार, ये आपकी ब्लैक लिस्ट में है। ग्रे लिस्ट में वो कंट्रीज आती हैं जो पूरा सेफ हेवन है फॉर सपोर्टिंग दिस टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। सबसे नंबर 1 पे आपका आता है पाकिस्तान, ठीक है। तो अगर कोई भी इस कैटेगरी में शामिल होती है कंट्री, तो उनको कोई भी संस्था फाइनेंशियल एड नहीं देगा, जिसमें आपका IMF है, आपका ADB है, आपका वर्ल्ड बैंक है और आपका यूरोपियन यूनियन है। दे ऑल्सो फेस अ नंबर ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस एंड सैंक्शंस, ठीक है। चलिए अब चलते हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन UNODC। UNODC क्या है? ये एक ग्लोबल लीडर ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइट कर रहा है अगेंस्ट इलिसिट ड्रग्स एंड इंटरनेशनल क्राइम। इन एडिशन टू बीइंग, भाई अगर लड़ना है, हथियार चलाने हैं, तो क्या चाहिए आपको? ड्रग्स, नशे करने हैं ना, तो वो भी एक तरीके से क्राइम को और उजागर कर रहा है। तो इसका फंक्शन क्या है? उसको रोकना है। इसका फंक्शन क्या है? टू एजुकेट पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड अबाउट द डेंजर्स ऑफ ड्रग अब्यूज, स्ट्रेंथन इंटरनेशनल एक्शन अगेंस्ट इलिसिट ड्रग प्रोडक्शन एंड ट्रैफिकिंग एंड ड्रग रिलेटेड क्राइम। सबसे पहले उस एक्टिविटी में एंटर करने के लिए सबसे पहले गुनाह, क्राइम कैसे स्टार्ट होता है ना? दारू, सिगरेट, शराब, नशा, जॉइंट पीना, उसी से स्टार्ट होता है। स्टार्ट होते 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 वो इतने ड्रग में चले जाते हैं, इतनी तो वो गलत ही एक्टिविटी करते हैं। तो उसी को पहले स्टांस में अगर रोक लिया जाए तो सोचिए वो क्राइम भी रोका जा सकता है, ठीक है। फंडिंग, इट रिलाइज ऑन वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन मेनली फ्रॉम गवर्नमेंट टू कैरी आउट द मेजॉरिटी ऑफ द वर्क। इसका हेडक्वार्टर है वीना, ऑस्ट्रिया में। अभी 33rd अभी जो मीटिंग हुई थी वो आपकी वीना में, ऑस्ट्रिया में हुई थी। It also works to improve crime prevention and assist with criminal justice reform in order to strengthen the rule of law, promote stable and viable criminal justice system. तो ये सारा इसमें UNODC के बारे में है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है न्यूक्लियोसिंथेसिस द एलिमेंट फैक्ट्री। एक एलिमेंट है स्टेलर जो न्यूक्लियोसिंथेसिस है, ये एक प्रोसेस है बाय विच स्टार फॉर्ज एलिमेंट इनसाइड देयर कोर्स, ठीक है। The only element not formed in this way is hydrogen, the most abundant and lightest element in the universe. सबसे lightest है. It was formed in the initial aftermath of Big Bang. The cores of the stars have crushing pressure and temperature. For example, the sun's core temperature is about 15 million degrees Celsius. In these harsh conditions, the nuclei of atoms undergo nuclear fusion. अब इसके अंदर ना सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात हो रही है वो इसकी UPSC प्रीलिम्स पूछ सकता है, स्टेलर न्यूक्लियर सिंथेसिस क्या है। तो ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर स्टार फॉर्ज एलिमेंट इनसाइड द कोर। द ओनली एलिमेंट नॉट फॉर्म्ड इन दिस वे इज हाइड्रोजन। सभी कुछ बनता है लेकिन क्या नहीं बनता? हाइड्रोजन नहीं बनता, विच इज़ द मोस्टेस्ट एबंडेंट एंड द लाइटेस्ट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। सबसे बड़ी बात है कि स्टेलर न्यूक्लियर सिंथेसिस प्रोसेस में हाइड्रोजन नहीं फॉर्म होता है। द कोर्स ऑफ द स्टार्स हैव क्रशिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। In more massive stars, however, stellar nuclear synthesis trends a different path, one dictated by the availability of energy. Massive stars have a higher core temperature. ये process के लिए high core temperature होना चाहिए. There is this so-called carbon, nitrogen, oxygen cycle. The nuclei of these elements come together in different way to form elements
फ्रॉम हीलियम ऑनवर्ड्स। जो मुझे लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर है, एक तो ये वाली इंफॉर्मेशन हो गई, दूसरी यहाँ पे हो गई, तीसरी व्हेन अ स्टार रन्स आउट ऑफ अ न्यूक्लाई टू फ्यूज इट्स कोर कॉन्ट्रैक्ट्स, दिस इज रिटर्न इंक्रीज इन टेम्परेचर ट्रिगरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन येट अगेन। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन का कंसेप्ट इससे रिलेटेड है, तो आपको बस ये दो ही चीज़ें याद रखनी है। और ये जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस है, इट इज़ जस्ट वन प्रोटॉन इनसाइड द कोर, दिस न्यूक्लिय कम टुगेदर टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लाई, टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स, दिस इज द पीपी, शॉर्ट ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोसेस। ये प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोसेस आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका SNCA, पार्किंसन। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती जा रही है, मेरे घर में भी नोन में है, जैसे जैसे बुजुर्ग होते जा रहे हैं लोगों को पार्किंसन बीमारी हो रही है। पार्किंसन एक ऐसी बीमारी होती है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बीमारी है जिसमें लोग भूलने लगते हैं, उनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर होने लगती है। क्यों होने लगती है? एक इस आर्टिकल में बहुत अच्छा जिक्र हुआ था। एक आपका मैं बात बताऊं तो एक आपका है डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये जो डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन्स है, इसके ट्रांसमिशन से, ये हर इंसानों में, हर जानवर में भी पाया जाता है, ये ट्रांसमिट करता है, ठीक है। एक केमिकल है कि एक सेल दूसरे सेल को एक इन्फॉर्मेशन पास करता है, लेकिन सेल के अंदर, हेल्दी सेल के अंदर, ये साइनोन्यूक्लिन, ये जो साइनोक्लिन अल्फ़ा है, साइनोक्लिन अल्फ़ा यानी SNCA, ये एक प्रोटीन है। ये एक प्रोटीन कहीं ना कहीं उसको ट्रांसमिशन को रोक रहा है, बाधा डाल रहा है, जिसकी वजह से पार्किंसन हो रहा है, ठीक है। SCNA यानी साइनोक्लिन अल्फ़ा इज़ अ मिस्टीरियस प्रोटीन, इट्स प्रेजेंट इन हेल्दी सेल्स बट वी डोंट नो व्हाट इट डज देयर। ये नहीं पता चलता कि इसका काम क्या है। बस कुछ सालों पहले रिसर्चर्स ने फाइंड आउट किया, जिन लोगों को ये पार्किंसन बीमारी थी उनके हेल्दी सेल्स में ये सब था, ठीक है। यानी ये सब यानी कि साइनोन्यूक्लिन अल्फ़ा, ठीक है। इट इज़ द नोटोरियस फॉर इट्स इन्वॉल्वमेंट इन द एज रिलेटेड न्यूरो डिजनरेटिव डिसीज। 27 years ago, researchers first associated SNCA with Parkinson's disease. People with this disease lost neurons that communicate with each other using dopamine as a neurotransmitter in a part of their brains. सिंपल सी बात है, ये एक साइनोक्लिन प्रोटीन है अल्फ़ा, जिसे अल्फ़ा भी कहा जाता है। ये वो प्रोटीन है जो कहीं ना कहीं जो आपका डोपामाइन है उसको इम्पैक्ट डाल रहा है। सोचिए, केमिकल्स का रिएक्शन ही है पूरे ब्रेन में, पूरे बॉडी में केमिकल रिएक्शन है जिससे ये पूरा फंक्शन कर रहा है बॉडी। अगर ब्रेन में ट्रांसमिशन, एक सेल दूसरे सेल को इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा तो पार्किंसन बीमारी उत्पन्न होती है। बस ये पाया गया है कि डोपामाइन जैसे जो ट्रांसमीटर है उसके अंदर आपका ये साइनोक्लिन अल्फ़ा पाया गया, जिसकी वजह से जो डोपामाइन है उसने अच्छे से फंक्शन नहीं किया, डेट रिजल्ट इनटू पार्किंसन, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल इसके बारे में है। सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माई हिंदू एनालिसिस हेयर ओनली। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।